सभी को नमस्कार। लर्निंग बुक के इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हिंदी वर्णों के बारे में, वर्णमाला के बारे में, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह वर्णों के बारे में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों की और सघोष और अघोष वर्णों की। तो सबसे पहले जो हमारा पहला आज का टॉपिक है, स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले आता है कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर वत्स, फिर ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका। और इन सब का मतलब मैं आपको साथ में ही बताता चलूँगा। कंठ मतलब गला, जो आवाज़ गले से निकले, जो ध्वनि गले से निकलती है। तो इनमें आते हैं अ, आ, विसर्ग, क वर्ग और ह। आप जितने भी हिंदी के अक्षर हैं, आप जब तक स्वयं उन्हें नहीं बोलेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो आवाज़ किसके स्पर्श होने पर निकल रही है। हमारे मुख में कौन सी स्वर तंत्रियां हैं जिनके स्पर्श से वो आवाज़ निकल रही है। जिह्वा कहाँ पे स्पर्श कर रही है तब वो आवाज़ बाहर आ रही है। तो सबसे पहले स्थान कंठ, तो इसमें ये वर्ण आ गए। इसके बाद आता है तालु। तालु होता है हमारे दांत के नीचे, जो निचले हमारे दांत होते हैं उनके नीचे मसूड़े का भाग, जो कोमल भाग होता है वो होता है तालु। तो इनमें आते हैं वर्ण ई, च वर्ग, य और श। ये हो गए हमारे तालु के स्थान के वर्ण। उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? जब आप मुख के बिल्कुल मध्य भाग में ऊपर की तरफ अपनी जिह्वा छुएंगे, वो जो भाग होता है वो होता है मूर्धा। तो इनमें आता है रि, ट वर्ग, र और श। ये हो गए मूर्धन्य वर्ण। दंत का मतलब सभी को पता है, दांत। तो इनमें आ गए त वर्ग और स। वर्त्स का मतलब होता है हमारे ऊपरी दांतों के ऊपर की तरफ जब हम अपनी जीभ को ले जाएंगे तो एक मसूड़े का हमारा खुरदुरा भाग होता है, उसी को वर्त्स कहते हैं। तो ल जो है वो हमारा वर्त्स वर्ण है, या वर्त से कह सकते हैं उसे। ओष्ठ मतलब होंठ, और इनमें आते हैं उ, ऊ, पवर्ग। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु दोनों को मिला करके जो ध्वनि हम उच्चारित करें उनमें कौन से वर्ण आएंगे। तो कंठ तालु में हमारे हो गए ए और ए। कंठोष्ठ मतलब कंठ और होंठ के साथ जो हमारे शब्द या जो हमारे अक्षर, जो हमारे वर्ण उच्चारित हों। तो ये हो गए ओ और औ। दंतोष्ठ मतलब दांत और होठों की सहायता से जो अक्षर हम बोल पाए, वो हो गया व। और नासिका हो गई हमारी, जो हम नाक से अनुनासिक व्यंजन जो हम बोल पाए या अनुनासिक जो स्वर होते हैं वो हो गए हमारे नासिका के। इसके अंदर आ गए सभी वर्गों के पांचवें अक्षर मतलब पंचमाक्षर और अनुस्वार। अनुस्वार मतलब शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाने वाली बिंदी। तो पंचमाक्षर। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये भी है कि जितने भी वर्ग हैं उनका जो भी बोलने का स्थान है, चाहे वो कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो या ओष्ठ हो, उसके साथ साथ जो पांचवा अक्षर उसके वर्ग का होगा, जैसे क वर्ग में ङ, च वर्ग में इया, ट वर्ग में
ण, त वर्ग में न और प वर्ग में म, ये सारे के सारे जो पांचवें अक्षर हैं ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, इसीलिए इनका स्थान नासिका का भी है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का तो रहेगा ही रहेगा, साथ में नासिका का भी स्थान, नासिका की भी इसमें सहायता ली जाएगी, सिर्फ पांचवें अक्षर में। तो ये हो गई जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थान की बात। अब आते हैं वर्गों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण के समय वायु प्रक्षेप के आधार पर। वायु मतलब हवा और प्रक्षेप मतलब बाहर निकलना। तो उच्चारण के समय हमारी स्वर तंत्री से, हमारे मुख से किस प्रकार हवा बाहर निकल रही है, कितनी मात्रा में बाहर निकल रही है, उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। और इसके हैं दो भेद। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है कि उच्चारण में वायु की मात्रा सामान्य रहती है, मतलब वायु की मात्रा रहेगी उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगी उनके उच्चारण में। उन वर्णों के, उन स्वर या व्यंजन जो भी होंगे उनके उच्चारण में वायु की मात्रा सामान्य रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, आपको पता नहीं चलेगी बहुत ज्यादा। जो हकार की ध्वनि है, हकार मतलब आप ह बोलते हैं, तो जब आप ह बोलते हैं या आप है बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि हवा हमारे मुख से पूरी बाहर निकल रही है। तो हकार की जो ध्वनि होती है वो इन वर्णों में बहुत कम होती है इनके उच्चारण के समय। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं सभी के सभी स्वर, वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, अनुस्वार और अंतःस्थ व्यंजन। सभी स्वर मतलब अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ओ और ओ, ये हो गए सभी स्वर। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, मतलब अगर क वर्ग की बात करें तो क, ग, ङ, ये हो गए हमारे प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि आप जब तक अपने आप से हिंदी के वर्णों को बोलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको कोई कितना भी समझा ले, अल्प प्राण, महाप्राण, उनके उच्चारण स्थान नहीं समझ में आने वाले हैं। और सबसे ज्यादा भ्रम तो इस चीज में होता है कि अल्प प्राण, महाप्राण सघोष और अघोष ध्वनियों में। लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें बहुत ज्यादा फंसाते हैं हम लोगों को, तो उस पर हमको ध्यान देना होगा। इसलिए हमको खुद से ही प्रयास करना होगा कि हमारे बोलने पे क्या लग रहा है हमें, लेकिन सही तरीके से प्रयास भी करना होगा। तो इसमें आ गए सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, अनुस्वार मतलब शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी होती है, और अंतःस्थ व्यंजन 4 य, र, ल, व। तो इनकी संख्या हो गई 31। सभी स्वर हो गए 11, सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कुल मिलाकर के हो गए 15, अनुस्वार हो गया 1 और अंतःस्थ व्यंजन हो गए 4, कुल हो गया 31। इसके बाद आती है महाप्राण ध्वनियां। महाप्राण ध्वनियां क्या होती हैं कि इनके उच्चारण में वायु की मात्रा पर्याप्त होती है। आपके मुख से पर्याप्त वायु निकलेगी जब भी आप इनका उच्चारण करने का प्रयास करेंगे या आप इनका उच्चारण करेंगे, और हकार की स्पष्ट ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो इनमें जो है सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, विसर्ग और जितने हमारे ऊष्म व्यंजन हैं वो भी होंगे। तो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ आप देखिए, क में ख और घ। तो जब आप बोलेंगे तो आपके मुख से वायु पर्याप्त मात्रा में बाहर निकलेगी। आप ख या घ, वैसे ही छ या झ बिना वायु के निकाले नहीं बोल सकते। वायु निकलनी ही निकलनी है और पर्याप्त मात्रा में निकलनी है आपके मुख से। तो इस प्रकार हमें खुद से बोल करके इसको एक बार प्रयास करना होगा, तो हमें ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
और ऊष्म व्यंजन तो सभी जान रहे हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 हो गए हमारे। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो गए? ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। खुद बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और विसर्ग हमारा अह, तो इसमें भी हकार की ध्वनि स्पष्ट हमें सुनाई दे रही है। ये कुल मिलाकर के हो गए 15। द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन पांचों वर्गों के 10, विसर्ग 1 और ऊष्म व्यंजन 4, कुल 15। यहां पे भी हमारी वर्णमाला पूरी होती है 46 वर्णों की। तो ये यहां तक बात हुई कि उच्चारण के अनुसार स्वर और व्यंजनों की, और उच्चारण में वायु प्रक्षेप के आधार पर वर्णों की। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर कभी हम प्रश्न पत्र में यह प्रश्न देखें कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, और वर्ण पूछा गया हो ल, और विकल्पों में दंत और वर्त्स दोनों दिया गया हो, तो हमें यह याद रखना है कि हमें उस समय वर्त्स लगाना है। लेकिन अगर कोई एक दिया गया हो दंत या वर्त्स में से, तो उस समय विकल्प में जो भी होगा, चाहे वो दंत हो चाहे वो वर्त्स हो, वो हम दोनों लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न में। अब अंत में बात करते हैं स्वरतंत्री के आधार पर वर्णों के भेद की। तो इसमें आते हैं सघोष या घोष वर्ण और अघोष वर्ण। देखिए, स मतलब साथ में, और घोष मतलब बलपूर्वक आवाज या सबल आवाज। तो सघोष वर्णों में क्या होता है कि उच्चारण जब हम इनका करते हैं तो जो हमारी स्वरतंत्रियां हैं वो आपस में मिलती हैं, और इस आपस में मिलने से जब वायु होती है जो बाहर निकलती है मुख से, उसमें हमें बल लगाना पड़ता है। इसकी वजह से हमारी स्वर तंत्रियों में पर्याप्त कंपन होता है, और इस कंपन के आधार पर ही इन्हें सघोष नाम दिया गया है। इसीलिए इनका बलपूर्वक उच्चारण होता है, और इसमें सभी स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और ह आते हैं। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि जब तक आप वर्णों के, हमारी हिंदी की वर्णमाला के स्वयं से उच्चारण करके नहीं देखेंगे, तब तक आपको कोई भी धारणा समझ में नहीं आएगी। सघोष वर्ण का जैसे हम लोग अगर उच्चारण करें तो अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ, ये हो गए हमारे स्वर। फिर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। तृतीय जैसे क वर्ग का अगर लें तो ग, चतुर्थ घ और पंचम वर्ण ङ। तो इसमें जो है जितनी बार भी हम बोलेंगे, जब हम खुद बोल के देखेंगे तो हमारी जो स्वर तंत्री है, जो हमारा कंठ है, उसमें पर्याप्त कंपन होगा। अंतस्थ व्यंजनों को ले लें, य, र, ल, व, आपको बोल के पता चल जाएगा। ह। और अघोष में क्या होता है, अघोष ध्वनियों में या अघोष वर्णों में, कि स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती हैं, और इस वजह से सघोष की अपेक्षा उनमें कंपन कम होता है, और इनका उच्चारण सहज तरीके से हो जाता है। सहज तरीके से मतलब कि अगर स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलेंगी तो हवा जो हमारे मुख से निकलेगी उसमें बहुत हमें बल नहीं लगाना पड़ेगा, हवा आसानी से निकल जाएगी बाहर। तो इसमें आते हैं वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और जो ऊष्म व्यंजन है उनमें से 3 आते हैं, श, श और स। तो ये है हमारे सघोष और अघोष वर्ण। इसी वजह से कई बार अल्प प्राण, महाप्राण ध्वनियां और सघोष और अघोष, इनमें लोग भ्रमित हो जाते हैं, विशेष करके महाप्राण ध्वनियों और सघोष वर्णों में इसमें बहुत ज्यादा भ्रम पैदा होता है। इस वजह से इन्हें अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है हमें। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अब हम
कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।